clicking. Yeah, we are live. नमस्ते, आप सबका वॉइस ऑफ प्रोग्रेस के यूट्यूब चैनल पर है। आज हमारे लिए स्पेशल सेशन है क्योंकि हमारे पास मेहमान है। वो इसलिए भी खास हैं क्योंकि हमारे साथ जो लगी हुई बॉर्डर है और जम्मू संभाग में वी शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, वहां खासकर इनको डबल ट्रबल माना जाता है। वहां की DGISPR, वहां की जो एजेंसीज हैं वो इनको डबल ट्रबल मानती है, पर हमारे लिए ये डबल धमाका है। एंड आई थिंक 2020 हम बिल्कुल एक हाई नोट पर एंड करेंगे क्योंकि आज हमारा सेशन मेजर आर्या के साथ है, जिनको आपने रिपब्लिक टीवी पे देखा है। इज अ डिफेंस एनालिस्ट। एंड हमारे साथ हैं वैभव सिंह जी, जो कि फाउंडर हैं डिफेंसिव ऑफेंस के, जो आई थिंक फ्रॉम 18 to 80 मेरे खुद के फादर देखते हैं ये चैनल। सब बहुत शौक से ये चैनल देखते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो आज ये दोनों हमारे साथ वॉइस ऑफ डोगरास पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी बिग वेलकम मेजर आर्या और वैभव जी, आपको थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। एंड चूंकि हमारे पास समय कम है और आपसे इतनी सारी बातें करनी है, पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आते रहें, बिकॉज जम्मू आपको सुनना चाहता है, जम्मू कश्मीर आपको सुनना चाहता है। एंड जम्मू संभाग आप जानते हैं प्रोविंस बहुत बड़ा है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर व्हाट यू हैव टू से अबाउट अस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्टिवली कोई बाहर से देख रहा होता है सिचुएशन को, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव देता है जो शायद हम कई बार मिस कर जाते हैं। तो आज का सेशन हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा पास्ट थोड़ा प्रेजेंट, ये जो पूरा मसला है जम्मू कश्मीर का जो इतने सालों से रहा है, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेजर आर्या, पहले मैं आपसे बात करना स्टार्ट करती हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर खासकर पाकिस्तान के लिए एक ऑब्सेशन है। मतलब उनके पाकिस्तानियों के घरों में, उनके चूल्हों पे दाल पके या ना पके, दूध उबले या ना उबले, लेकिन उनके चूल्हों पे जम्मू कश्मीर का जो एजेंडा है वो हमेशा चढ़ा रहता है। और वो गैस जो है, वो जो आग है, वो कभी हाई कभी लो फ्लेम पर हमेशा वो एजेंडा पकता रहता है। हमने 1947 से देखा, उसको हमने ट्राइबल इन्वेजन का गलत नाम दिया क्योंकि पाकिस्तानियों ने प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था। एंड हमने देखा कि जो उन्होंने एंट्री मारी हमारे स्टेट में सोटू से, तो उन्होंने वहां के लोगों का क्या हश्र किया। तो आप ये पाकिस्तानी ऑब्सेशन में JNK के ऊपर थोड़ा आप हमें बताएं। मनु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट करा। तो जितने भी हमारे डोगरा भाई बहन हैं, मैं सबको प्रणाम और नमस्कार कहता हूँ। मनु जी, दो तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने पाकिस्तानी ऑब्सेशन की बात करी, ये पाकिस्तानी ऑब्सेशन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और उनको ऐसा लगता था कि बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है या फिर कोई भी ऐसी ट्रीटी है वो बाद में आती है, मजहब पहले है। तो क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम एरिया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसको आना ही चाहिए पाकिस्तान के साथ। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये ऑब्सेशन उनका 47-48 में देखने को मिला। फिर उनका ये थोड़ा सा 65 में, जब इन्होंने अखनूर पे चढ़ाई कर दी थी और ये बोला था कि साहब अखनूर को तो हम हजम कर लेंगे, ये ना 47-48 में हजम कर पाए। वो इंडियन आर्मी थी नहीं वहां पे, वरना इनको इनको तो शुरू में ही अक्टूबर में ही मार पड़ जाती। इंडियन आर्मी थी नहीं क्योंकि एक्सेशन का मामला था, महाराजा ने एक्सीड नहीं करा था उस वक्त। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं मनोज जी, तो हम ये देखते हैं कि असली में जो पागलपन जो छाया पाकिस्तानी दिमाग में, एक मैडनेस थी, एक पागलपन था, वो हुआ 1971 के बाद। क्योंकि 1971 में जब इनका मुल्क दो लख्त हो गया, अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन गया, तो कहीं ना कहीं मन में था कि इसका इसका इसकी रिवेंज लेनी है, इसका बदला लेना है। और कैसे बदला लेना है? बदला हम लेंगे जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करके। और भारत से कैसे अलग करेंगे हम? वहां पे टेररिज्म फैला के, वहां पे 1000 कट्स पॉलिसी जो जियाउल हक की थी, जो पहले पाकिस्तानी ISI ने परफेक्ट करी थी अफगानिस्तान में जब सोवियत रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वो लोग भूल गए ना। ये देखिए, ये हर समय अपने कद से ऊंची छलांग मारने की पाकिस्तान कोशिश करता है, फिर नीचे गिरता है, उसकी टांग टूटती है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानियों ने अपने आप से झूठ बोला कि जो रूसियों को अफगानिस्तान से निकाला था वो हम लोगों ने निकाला था। वो भूल गए कि वो निकाला था अमेरिकी डॉलर्स ने और अफगानी जिगर ने। अफगान लड़े थे, ये तो बिचौलिए थे। इन्होंने तो दलाली के पैसे खाए थे पाकिस्तानियों ने। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी कौम को ये समझा दिया कि साहब, हम अगर एक सुपर पावर को झुका सकते हैं तो फिर जम्मू और कश्मीर कौन सी चीज है? जम्मू और कश्मीर को तो हम यूं अलग कर लेंगे इंडिया से। लेकिन वो ये लोग भूल गए
कि सोवियत रशिया आया था अफगानिस्तान में किसी और मुल्क में, इंडियन आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा है, वी आर फाइटिंग फॉर आवर पीपल, वी आर फाइटिंग फॉर आवर लैंड। तो हमारा मोटिवेशन एक अलग लेवल का है। सोवियत रशिया का कभी वो मोटिवेशन हो नहीं सकता, ना अमेरिका का वियतनाम में हो सकता है। हमारा तो अलग लेवल का काम है। तो ये चीज है, तो ये उनका ऑब्सेशन है। एक तो जो जिल्लत महसूस हुई पाकिस्तान को, जो बेइज्जती महसूस हुई 1971 की, अभी हाल फिलहाल में 16 दिसंबर गया है, कल परसों की बात है। तो दिस इंसल्ट, कि समहाउ वी हैव टू अवेंज दिस इंसल्ट, हमें इस इंसल्ट का बदला लेना है, हमें इस इंसल्ट को किसी तरीके से हमें ये ऐसा करना है कि ये बेइज्जती थोड़ी सी कम लगे हमें। एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाज अ रिजल्ट ऑफ दैट। शुरू में तो इनका था कि हमें पार्टीशन का एजेंडा कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए हमें जम्मू और कश्मीर चाहिए। 1971 के बाद बेइज्जती का बदला लेना है, और वही करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है मनु जी अभी तक। जी। वैभव जी, मैं आपसे पूछूँगी, आई मीन थोड़ा हम पास्ट की बात कर रहे हैं और आई थिंक इम्पोर्टेंट है पास्ट की बात करना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि ये समस्या का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई। तो अक्सर हम जम्मू कश्मीर को ताज मानते हैं भारत का, इट्स द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंडिया। लेकिन वी फॉरगेट कि हु वर द पीपल, हु वर द एक्टर्स जो इसके पीछे थे, जो ये हिस्सा बना भारत का, उनके बारे में हम बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल महाराजा हरि सिंह जी, he is one of the most unacknowledged and I would say कि maligned historical characters, जिनके बारे में अलग अलग तरह की बातें होती हैं, अगर होती भी हैं तो, और जब बात होती है तो उनको अक्सर गलत पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई डिले कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइनिंग में, या फिर वो अपने लिए कुछ पावर के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे तो उनके लोगों का नुकसान हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वुड यू एग्री दैट दिस इज अ कैरेक्टर विच, और हिस्टोरिकल कैरेक्टर जिनको समझा नहीं है भारत ने, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है ये समझ में नहीं आया है लोगों को। जम्मू कश्मीर में भी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, बट ओवरऑल पूरे इंडिया में। देखिए, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया है, उसका जो पूरा खाका है वही डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, और जो आप ये कहें कि जो भटकी हुई प्रायोरिटीज हैं, ये इनका एक सिलसिला है जो कि वो 47 से शुरू होता है और हाल फिलहाल तक चल रहा था। जब भी कोई भी गवर्नमेंट भी आती, अगर आप देख लें तो आज की डेट में जो करंट गवर्नमेंट है, उसका जो भी अपोजिशन वेस्ट से आता है या यूरोप से आता है, आप कह लें इंडिया के जो लेफ्ट विंग से आता है, वो क्यों आता है? बिकॉज दे आर द वंस हु आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई सर्टेन मिस्टेक्स। कि अगर 370 और 35A एक अगर हिस्टोरिकल मिस्टेक थी तो उसको सही करने की कोशिश की गई, और उसका ग्लोबली कितना उसका एक आप ये कहेंगे कि उसका विरोध हुआ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे आप उसको किसी मुल्क में चले जाएं, और एक पर्टिकुलर लॉबी थी जो उसको अपोज करती है। तो इंडिया की तो ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि हमें बहुत ज्यादा मिसलीड किया गया। आप हमारे करिकुलम उठा के पढ़ लें, आप स्कूल्स के, कॉलेजेस के, आपको वहां पे आप देखेंगे एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ प्रोपेगेंडा और आपको सेल्फ हेट सिखाता है कि आपका जो अपना कल्चर है, आपकी जो अपने रीति रिवाज है, वो कितने ज्यादा अनसाइंटिफिक है। ये अलग बात है कि वो बहुत साइंटिफिक हैं, बट इवन आप फिल्म्स में देख लें, कल्चरली देख लें, आपको सटल तरीके से आपको एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा फीड किया जाता है कि अगर मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो महाराजा हरि सिंह इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ दैट। हमारे यहाँ कोई भी नेशनल हीरो हो, आप हमें बताइए कि अकबर महान था, ठीक है, हम उसको डिनाई नहीं करते, आप मानते हैं आपके लिए होगा महान, बट जितनी रोड्स इंडिया में अकबर के नाम पे, हुमायूं के नाम पे, और ये जो आपके इन्वेडर्स थे इनके नाम पे हैं, बाबर रोड, हमारा बाबरी मस्जिद थी, तो जो कि बाबर के नाम पे नहीं थी, वो किसी और बाबरी के नाम पे थी, लेकिन उसको बाबर से जोड़ करके उसको एक इस्लामिक कलर दे दिया गया। तो यानी एवरी इन्वेडर इज कंसिडर्ड एज अ हीरो। बट आपके जो अपने लोकल हीरोज हैं, आपके यहाँ तो महाराणा प्रताप को कितना रिस्पेक्ट मिलती है, शिवाजी को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। शिवाजी, यू गो आउटसाइड महाराष्ट्र, साउथ में चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, वहां की स्टेट बुक्स की जो स्टेट एजुकेशन की जो बुक्स है उनमें उनका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। सो शिवाजी हैज बीन टर्न्ड इनटू अ रीजनल हीरो, जबकि वो एक नेशनल हीरो है। सो इस तरह की चीजें हैं। तो महाराजा हरि सिंह की आप अगर आप एक्सपेक्ट करती है तो ये आपकी गलती है कि महाराजा हरि सिंह को उनका सही जगह स्थान मिलेगा। अगर महाराणा प्रताप को नहीं मिला, पृथ्वीराज चौहान को नहीं मिला, शिवाजी को नहीं मिला, और भी बहुत सारे आपके नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आपके लोकल हीरोज हैं, उनका जिक्र तक नहीं होता है। तो आपको एक्सपेक्टेशन करना कि महाराजा हरि सिंह को ये के साथ ये देश न्याय करेगा,
ये मेरे ख्याल से ये मतलब गलतफहमी है हमारी, ये हम उम्मीद गलत लगाते हैं। दूसरी चीज, अब जो गलतियां दुरुस्त होनी शुरू हुई हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जो गवर्नमेंट है उसको सबसे पहले तो महाराजा हरि सिंह के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अपॉलजी लेटर इशू करना चाहिए। बिकॉज महाराजा हरि सिंह के साथ जितनी ज्यादती भारत सरकार ने की है, बिकॉज नेहरू ने की हो, नेहरू कोई एक इंडिविजुअल तो नहीं थे ना, वो तो भारतीय प्रधानमंत्री थे, और उनके महाराजा हरि सिंह के साथ जो भी एग्रीमेंट्स हुए वो भारत सरकार के हुए, कोई नेहरू की जाति कैपेसिटी में वो नहीं हुए। तो भारत सरकार को महाराजा हरि सिंह से अपोलोजाइज करना चाहिए, एक लेटर। मैं कहता हूँ मोरालिटी के लिए ही सही, आप उनको ये की इशू करना चाहिए। महाराजा हरि सिंह ने भारत की इंडिपेंडेंस की बात की लंदन में, महाराजा हरि सिंह ने भारत की इंडिपेंडेंस की बात की कश्मीर में रहते हुए, महाराजा हरि सिंह ने दुनिया के जहां जहां जिस जिस प्लेटफॉर्म पे वो गए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर के हर जगह पे उन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस की और भारत की एक अस्मिता की बात करी। उन्होंने कश्मीर की इंडिपेंडेंस या कश्मीर की अस्मिता की बात नहीं करी, लेकिन हम सबको बचपन से ये बताया गया कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो कंफ्यूजन का शिकार थे। महाराजा हरि सिंह को पता ही नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अगर वो मतलब इस तरह की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो फ्लोट की गई हमारे समाज में अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू, और उसका भी वो काम भी उसी लेफ्ट विंग मीडिया ने किया। तो हमें ये जरूरत है कि महाराजा हरि सिंह के बारे में और साथ में बाकी हमारे जो भी हमारे नेशनल हीरोज हैं उन सबके बारे में पढ़ाया जाए, लोगों को बताया जाए। आप पाकिस्तान, आप किसी से नहीं सीख सकते, आप पाकिस्तान से सीख लें। वो इन्वेडर्स को अपना हीरो मानते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन द डे मोहम्मद बिन कासिम अराइव्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की नींव वो उस दिन मानते हैं जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया था। वो 1300 साल पहले जाते हैं। फज्ड है, झूठ है, बट एटलीस्ट वो झूठी हिस्ट्री के ऊपर वो कॉन्फिडेंट तो है। उन्होंने अपने हीरोज तो चूज किए हैं, वो गजनवी हो, अब्दाली हो, बाबर हो, जो भी हो, तैमूर हो। आपके यहाँ अपने लोकल हीरोज को हीरोज नहीं मानने को तैयार है। तो आप, हम जब ये बातें कहते हैं पाकिस्तान को कि भाई आपने अपनी मिसाइलों के नाम इन्वेडर्स के नाम पे रखे हैं, तो हमारा अपना खुद का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ नहीं है। हमने भी कोई अपने लोकल हीरोज को बहुत ज्यादा इज्जत नहीं दी है। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि महाराजा हरि सिंह के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, और उसके लिए जो विक्टिम है वो गवर्नमेंट है, और ये कि हिस्टोरिकल ब्लंडर या मिस्टेक है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही ठीक करना होगा। जी, थैंक यू वैभव जी। आपने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी थॉट रखा जो आज तक अभी किसी ने बोला नहीं था कि इस तरह की चीज होनी चाहिए कि एक अपॉलजी जानी चाहिए। वो वट एवर हैज हैपेंड उसके लिए एक अपॉलजी जानी चाहिए। इसी पर मैं मेजर आर्या आपसे पूछूंगी। आप इंडियन आर्मी में आप सर्व कर चुके हैं, आप मेजर रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस जो उनका रोल हुआ, हम अक्सर बात करते हैं 19th सेंचुरी की, अगर हम बात करें तो उसमें शायद ही कोई ऐसी फोर्स थी जो कोई नहीं था, एक्चुअली कोई नहीं था। इट वाज द जेके स्टेट फोर्सेस जो अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट था, वो जाकर भारत की जो सीमाएं थी उसके बाहर जाकर उन्होंने बहुत सारी जंग लड़ी। उन्होंने जो भारत का जो बाउंड्री है उनको खींच के वो एक जो बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट फ्रंटियर तक वो लेकर गए। इसकी भी बात नहीं आती। इट्स द सेम थिंग विच वैभव जी सेड कि हमने अपने हीरोज और विलेंस इनमें कोई डिफरेंस नहीं रखा, अपने हीरोज को सेलिब्रेट नहीं किया। तो वो जेके स्टेट फोर्सेस, अभी एलएसी पर इतनी गर्मा गर्मी थी एंड वी डोंट नो, मतलब जेएनके में भी लोगों को नहीं पता होगा और इंडिया में भी लोगों को पता नहीं होगा कि ट्रीटी ऑफ चुशुल क्या थी, किन्होंने ये जो पूरा एरिया था ये कैसे ये भारत का हिस्सा बना। डोगरों ने जाके जंग लड़ी, जनरल जोरावर सिंह गए थे वेस्टर्न तिब्बत में, वहां उनकी वो वीरगति को प्राप्त भी हुए। उसके बाद मेहता बस्ती राम एंड रत्नू, वजीर रत्नू, ये सारे लोग गए। मतलब मैं इसके लिए पढ़ रही थी मेजर आर्या, तो मैंने पढ़ा कि उन्होंने ऐसा खदेड़ा, उनके अंदर इतनी क्या कहते हैं गुस्सा था कि उनके जनरल जोरावर सिंह को मार दिया कि एक जगह ये जो टिबेटो चाइनीज फोर्स छुपी हुई थी उन्होंने कोर्स ऑफ द रिवर चेंज करके वो फ्लड कर दिया ताकि उनको वहां से निकलना पड़ा। एंड चुशुल के मैदान में उन्होंने टिबेटो चाइनीज के जनरल जो थे उनका गला काट दिया कि अब हम बदला हमने ले लिया जनरल जोरावर सिंह का। सो थिंग्स लाइक दिस जो जेके स्टेट फोर्सेस ने किया, इनका क्या रोल है? अभी भी आप जैकरिफ वी नो, सो ये क्यों नहीं बातें बाहर आई और इनका क्या रोल रहा है भारतीय इतिहास में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना कि एक जैसे वैभव ने बोला ना, आई एग्री विद व्हाट वैभव इज सेइंग। एक ये सिर्फ जनरल जोरावर की बात नहीं है, जेके स्टेट फोर्सेस की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। ये हर जगह की बात है। मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे एक चीज, अगर और मैं कोई कम्युनल बात यहाँ पे नहीं कहना चाहता, मैं तो सच बोलना चाहिए हमें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर हमें कहते हैं ना, अंग्रेज का आना बुरा था,
अंग्रेज का आना बुरा था, ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी थी, अंग्रेज आए तो उन्होंने बुरा करा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ फिर जो मुस्लिम किंग्स आए उनका आना अच्छा कैसे हो गया? उनका आना अच्छा कैसे हो गया? ये तो यू अंडरस्टैंड, अगर अंग्रेज बाहर से आए, ये भी तो बाहर से आए थे, ये क्यों आए? हम तो नहीं गए शेरशाह सूरी को या बाबर को बुलाने के लिए, हम तो नहीं गए थे गजनवी को इनवाइट करने के लिए कि आप हमारे मुल्क में आ जाइए, ये तो बाहर से आए। और हमें एरियन इन्वेजन थ्योरी का चूरन खिलाया गया, बोला कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप लोग खुद जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो बाहर से आए हैं, ये सब झूठ बोला गया हमसे। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि अ, मंदिर तोड़े गए कई सारे, फिर बहन बेटियों का रेप करा गया यहाँ पे, और किलो दर किलो के हिसाब से जनेऊ तोले गए थे, मनों के हिसाब से जनेऊ तोले गए थे, लोगों को मारा गया। और जब हमने पूछा कि ये क्या है, ये क्यों कर रहे हो, तो हमें ये समझाया गया कि ये गंगा जमुनी तहजीब है, ठीक है, दिस इज द प्राइस यू विल हैव टू पे, रेप्ड मदर्स एंड डॉटर्स, मैसेकर्ड एंसेस्टर्स, दिस इज द प्राइस दैट यू विल हैव टू पे फॉर सेक्युलरिज्म। ये सच्ची सेक्युलरिज्म है। जब तक आपके घर में रेप नहीं होता, आपका घर जलता नहीं, आपके मंदिर नहीं टूटते, आपके बाप का गला नहीं कटता, तब तक आप अच्छे सेक्युलर बन ही नहीं सकते। तो we have been taught self hate, like Vaibhav said na, he said something very right, we have been taught self hate। ये self hate का ही शिकार है जनरल जोरावर। आपने लाइक यू सी, आप देखिए ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं बात करते? उनके बेटे कट गए हमारे लिए ना, राइट? जनरल जोरावर पहुंच गए तिब्बत। वो तो जगह ऐसी है कि मैं जब जाता हूँ उस एरिया में, तो मैं हर समय ये सोचता हूँ कि यार ये यहाँ पे ये एक अजीब किस्म के, ये लोग इंटेलिजेंट तो थे ही, लेकिन ये अजीब किस्म के जुनूनी लोग होंगे जो पहुंच गए। मतलब कौन जा, आजकल तो हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, हमारे पास इतना कुछ है, साजो सामान है, तब जाके वहां पे चाइनीज आर्मी की बिल्कुल, जिसको कहते हैं हवा खराब हो रखी है ईस्टर्न लद्दाख में, तिब्बत पहुंच गए लड़ते लड़ते। सो सिर्फ दो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में खास तौर से, एक हम देखते हैं कि किस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह अफगानिस्तान पहुंच गए थे, और ये जनरल जोरावर अपनी डोगरों की फौज लेके आपके वेस्ट तिब्बत पहुंच गए। लेकिन आपको देखिए, अगर आपको एक कंट्री है जिसमें 85% करीब 82-83% हिंदू हैं, अगर आपको उनको कंट्रोल करना है, राइट, आपको उनको कंट्रोल करना है, तो आपको बताना पड़ेगा उनको, आपको उनके दिमाग में ये जहर डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज कोई नहीं थे, जनरल जोरावर कोई नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान कोई नहीं थे, जो था बाबर था, जो था अकबर द ग्रेट था। अकबर आया, अकबर ने एक बहुत बड़ा एहसान करा, बाबर ने 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने भारत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करा जो भारत के ऊपर अटैक करा, वरना हम तो जाहिल लोग थे, हमें क्या तमीज थी खाने की, क्या बोलने की तमीज थी, हमें तो कुछ नहीं पता था। वो तो आए, तब वो इल्म लेकर आए, तब शऊर लेकर आए, तब हम थोड़े से बड़े हुए। तो ये सब चीजें हमें शुरू से बताई गई हैं। आपके सिर्फ रोड्स वाली बात नहीं है कि बाबर के नाम पे रोड है, औरंगजेब के नाम पे रोड है। आप कभी ये सोच सकते हैं कि इजराइल में हिटलर मार्ग कुछ होगा, ऐसे हिटलर के नाम पे कोई रोड होगी? कैन यू इवन इमेजिन? कैन यू इमेजिन somebody in America, having a road by the name of some person who was this thing, the English person at that time who was ruling America? No, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री ऐसा नहीं करती। हम लोगों को जब मारा ना, हम लोगों को मारा, हमें बाद में ना तलवार से नहीं मारा 1947 के बाद, हमारे दिमाग पे चोट पहुंचाई, हमारे कल्चर, हमारे एजुकेशन पे चोट पहुंचाई। हमसे बोला कि तुम माफी मांगो, तुम हिंदू हो, तुमने हिंदू माँ बाप से तुम जने हो, उनसे पैदा हुए, तुम्हारी गलती, सबसे पहले तुम माफी मांगो, यू शुड फील गिल्टी दैट यू आर हिंदू, तुम पहले शर्म महसूस करो, ठीक है? तो ये सब चीजें हुई हैं, ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हुई हैं, हमारे किताबों की वजह से हुई हैं, किताबों की तरफ से जो स्कूल में आपको पढ़ाया गया, इतनी गलत हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है, ये सब झूठ पढ़ाया गया है हमें। और झूठ पढ़ा पढ़ा के आप लोगों ने पूरी पॉपुलेशन का दिमाग, अब जब हम, जैसे वैभव है, मैं हूं, हम लोग जब बात करते हैं ना, हम लोग जब बात करते हैं, लोग कहते हैं ये संघी है, ये बीजेपी का एजेंट है, ये हिंदुत्व का एजेंडा चलाता है। तो हम चलाते हैं हिंदुत्व का एजेंडा, हम किसका चलाएंगे? हम क्या रेडिकल इस्लाम का या कैलिफेट का एजेंडा चलाएंगे? मेरा नाम गौरव आर्या, मेरा नाम गुलाम अली नहीं है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ हिंदू। अब मैं क्या बोलूं, मैं हाथ जोड़ लूं कि मैं गलती हो गई जी मुझसे, मैं सॉरी बोल रहा हूं आपसे? ऐसा तो नहीं होने वाला। वी आर एंसेस्टर्स, मैं बार बार कह चुका हूं, डिफेंसिव ऑफेंस पे भी कह चुका हूं मैं, कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, आपके, मेरे, वैभव के, ठीक है, हमारे बाप दादा किसान थे,
पोएट्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, किंग्स थे, फिलोसोफर्स थे। जब यूरोप वाले ना ये जानवरों की खाने पहन के जंगल में घूम रहे थे, जो यूरोप अभी हीरो बनता है ना पूरा का पूरा, ये अमेरिका में दे वर रेड इंडियंस देयर इन अमेरिका। Our forefathers were kings and philosophers and poets, but that pride has been hurt. Your identity has been taken away. अभी देखिए ना, डोगरों ने, मैं डोगरों की बात करता हूँ और मेरे दिल में बड़ी एक इसको लेकर ना बहुत मुझे बुरा लगता है जब मैं ये बात सोचता हूँ। डोगरों ने बनाया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पूरा। अभी यूनियन टेरिटरी अलग अलग 2 लख्त हो गई हैं, लद्दाख अलग है, ये अलग है, वो अलग है, लेकिन ये डोगरों ने बनाया, ठीक है, अपने बाजुओं के जोर से बनाया डोगरों ने, ठीक है ना। आप 1947 के बाद आपने डोगरों को बोला कि तुम सौतेले हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। नौकरियां नहीं मिली डोगरों को, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर बनाया उन लोगों को बोला कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, तुम कोई हो ही नहीं। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों को ये बताया गया कि नहीं, आप कोई है ही नहीं, आपकी आइडेंटिटी पे चोट करी गई। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये 370-35 से नहीं हटता ना, तो 2-3 जनरेशन के बाद डोगराज यही सोचते कि नहीं यार, हमारी कोई ना कोई गलती थी, हम ही लोग गलत थे, हम लोग डिजर्व करते थे। आप जब एक कौम को बार बार कहते हैं ना कि आपकी गलती है, आप कुछ नहीं है, तो फिर वो 2-3 जनरेशन के बाद दे स्टार्ट बिलीविंग। So this is the criminal offense which our successive governments have done in the past, and there is a crying need to change the history of India. हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी एक खास को ये बोलिए कि तुम गलत हो, तुम सही हो, उसमें नहीं। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे तो थे। वैभव ने बिल्कुल ठीक बोला। आपने क्या बोला? आपने बोला कि छत्रपति शिवाजी मराठा नहीं थे भाई। छत्रपति शिवाजी was and remains today the pride of India. आपने उनको बोला कि नहीं ये छोटे से महाराष्ट्र के रूलर थे, ऐसा नहीं है। वो आपको उनको एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पर ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त है मुगल्स की ना, ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त है, मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है। आपने कोई इतनी शानदार फिल्म नहीं बनाई आपने छत्रपति शिवाजी के ऊपर, जनरल जोरावर के ऊपर, आपने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर या गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, आपने बॉलीवुड। लेकिन आपने जो फिल्म बनाई है ना, आपने जोधा अकबर जरूर बना दी, जिसमें अकबर की इतनी बीवियां थी, उसमें क्या दिखाया गया? अकबर की एक ही वाइफ थी, राइट। और वो बहुत अच्छा था। अच्छा होगा, हम मना नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे अकबर बुरा था, अच्छा होगा जरूर, अपने घर में सभी अच्छे होते हैं। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि योर हीरोज हैव बीन टोटली दिस थिंग एंड relegated to the I'm sorry to say, to the dark abyss of history, and General Zorawar is a victim of this narrative. जी, ये आपने मेजर आर्या आपने भी, मेरा ऑफ कोर्स इस वक्त मैं लंदन में हूँ, लेकिन मेरा अपब्रिंगिंग इंडिया में है। एंड थ्रू आउट माय एजुकेशन, चाइल्डहुड इयर्स एंड कॉलेज एंड एवरीथिंग, मैंने हमेशा अपने आप को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है कि डोगरा क्या होता है। मुझसे लोग पूछते थे क्या है डोगरा, क्या है डोगरा, क्या है। और जितनी मैंने अपनी हिस्ट्री पढ़ने की शुरू की और उसको अपने लेवल पे पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बहुत अजीब लगता था, बहुत दुख भी होता था, बहुत गुस्सा भी आता था कि जिन्होंने ये स्टेट बनाई उसको ही लोग नहीं जानते, उसको ही नहीं कुछ पूछ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली वैभव जी, आई कम टू यू, लंदन आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे, चूंकि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ओवर 1 मिलियन पीपल आर फ्रॉम मीरपुर साइड। तो जब उन मीरपुरीज ने मुझसे बात करना शुरू की, तो वो मुझे कहने लगे आप हमें भूल गए हैं, हम तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, हम जम्मू हैं, हम तो मेनलैंड जम्मू हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि यहाँ लंदन में वो मीरपुरी कह रहे हैं कि हम तो जम्मू का हिस्सा है, आप जम्मू वाले हमें भूल गए। एक पीओजेकियन ने मुझे कहा कि भाई मेरे तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर गज सिंह थे, बाद में हमने कन्वर्जन हमारा हुआ, तो आप हमें याद क्यों नहीं करते। तब मैं सोचने लगी कि इंडिया में तो इसको सिमेंटिक्स में ही कहीं गड़बड़ी है। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर करते रहते हैं, मेरे तो दिमाग में कभी आया ही नहीं वाइल स्टडीइंग इन इंडिया कि ये पीओजे है, ये तो वही वो पहाड़ी बोल रहे हैं या डोगरी की जो डायलेक्ट्स होती है पोटोहरी वो बोल रहे हैं। वो मुझे लंदन पर आने, मतलब लंदन आई तो उसके बाद मुझे ये लगा। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये किसके फायदे में, ये जो बोला गया वहां पाकिस्तानी फायदा तो क्लियरली दिखता है कि अलाइन करो कश्मीरी सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स जिसको हम फ्यूल कर रहे हैं उसके साथ अलाइन करो। पर इंडिया में ये वैभव जी, मैं आपसे पूछूंगी कि ये गलती कैसे हुई कि हम इसको पीओके बोले, इसको मेनलैंड जम्मू के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाए। ये जो कल्चरल कनेक्ट था, ये जो हम जो यहाँ लोग बोल रहे हैं पीओजे के कि आप हमें भूल गए, व्हाट वाज रॉन्ग इन आवर पॉलिसी, व्हाई डिड वी मेक दिस मिस्टेक। ये मैं आप दोनों पर छोड़ती हूँ, आप दोनों आंसर कर सकते हैं आफ्टर वैभव जी, बोलिए। जी वैभव। वैभव, योर वॉल्यूम इज म्यूट, वॉल्यूम आपका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है मीरपुर के लोगों के साथ कि वो वाजवान नहीं खाते।
अगर वो वाजवान खाते होते तो उनकी भी बात सुनी जाती। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, मतलब आई एम सेइंग दिस विद अटमोस्ट सीरियसनेस, क्योंकि एक्चुअली में ना ये हमारे यहाँ पे जो स्टैब्लिशमेंट, इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट है, ये उसके साथ ही एक प्रॉब्लम है कि हमको ऐसा फील होता है कि बिकॉज एक तो जो शेख अब्दुल्ला के साथ जो बॉनहोमी थी नेहरू की, वो बहुत दिनों तक चली, बहुत सालों तक चली, और फिर उस मसले को हाईजैक कर लिया गया। अगर आपको शायद याद होगा कि नहीं याद होगा, एक जो कश्मीरी कम्युनिटी में, कश्मीरी हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ रहा, एक जो कश्मीरी कम्युनिटी थी दिल्ली में, उसने इस पूरे मसले को, जो जेएनके का मसला था, उसको हाईजैक किया, और उसके ऊपर कोई भी बात आप देख ले, दिल्ली में एनजीओस बने हुए हैं, 40 साल से एनजीओस बने हुए हैं, उनमें आपको कोई भी डोगरा नहीं मिलेगा। अगर कोई डोगरा किसी भी एनजीओ में, जो कश्मीर बेस्ड एनजीओ हो, अगर उसका मेंबर ही नहीं है, तो आखिर उसकी आवाज कैसे कश्मीर के मसले पे जाएगी? पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि उनको आने भी नहीं दिया गया। अगर किसी ने कोशिश करी, बिकॉज मैं लोगों से मिलता हूं, मैं यहाँ पे लोगों से बात करता हूं, उनको उसमें एंट्री भी नहीं मिली। तीसरी प्रॉब्लम कि इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट थी, उसके साथ ये था कि दे टुक डोगरास फॉर ग्रांटेड। उनको ये था कि यार ये ट्रबल मेकर्स तो नहीं है, वट एवर वी विल से, दे विल स्टैंड बाई इंडिया, भारत के साथ ही खड़े हो गए, हमारी, हम कुछ भी, कोई भी स्टैंड होगा हमारा, दे विल नॉट गो अगेंस्ट द नेशन। तो एक जो ये फॉर ग्रांटेड जो डोगरा कम्युनिटी को लिया, उसका भी बड़ा नुकसान हुआ है। और चौथी चीज ये है कि देखिए, जहां तक मीरपुरीज का सवाल है, तो मीरपुरीज तो खुद भी खड़े नहीं होते ना। अभी पिछले कुछ सालों में मीरपुरीज ने खड़ा होना शुरू किया है, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करे हैं। अब वो बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज करती हैं। हाल में अगर आपने देखा हो तो आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, डीजी आईएसपीआर में उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भी उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। सो नाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग सम स्टैंड, बट आज से पहले तो उन्होंने भी नहीं करा था। तो एक तो ये चीज भी है। और देखिए, पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम है, मतलब जो खुद के एंसेस्टर, पाकिस्तान की कौमी जुबान अपनी नहीं है, उनका खाना अपना नहीं है, उनका कल्चर अपना नहीं है, हर चीज, हीरोज हैं नेशनल, वो अपने नहीं है। तो जिन्होंने अपने खुद के एंसेस्टर्स को, अपनी जबान को, अपने कल्चर को ओन नहीं किया, वो उन्होंने डोगरास को या कश्मीरी पंडितों को या कश्मीरी मुसलमानों को क्या ओन करना था? दे नेवर ओन टू देम। उन्होंने बिकॉज व्हाट इज पाकिस्तान? पाकिस्तान इज पंजाब ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ना। तो अगर पंजाब ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, तो वहां पे क्या सिंधी की कोई हैसियत है, बलोच की कोई हैसियत है, पख्तून की कोई हैसियत है? हजारों हजार पख्तून मार दिए, 60-70 हजार पख्तून सिर्फ इसलिए मार दिए कि, और ये वो पख्तून है जिन्होंने जेएनके पे हमला किया था, चाहे वो वजीर रहे हो, चाहे वो बाकी किसी कबीले के रहे हो। ऑल दिस पख्तून, यू नो, दे डाइड इन जेएनके इन 1948। लेकिन अगर आप उसको देखें, आज की डेट में उनका क्या हाल है? कुछ 50 से 60 हजार पख्तून मरा है सिर्फ पिछले 20 साल में। बलूचिस्तान में आप देख ले, आप सिंध चले जाएं, सिंध में आप देख ले, जो सिंधी नेशनलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स हैं, महाजिर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी लीडरशिप आपके यहाँ लंदन में ही रहती है, वो मारे मारे फिर रहे, हजारों की तादाद में उनको मार दिया। तो ये, अब नाउ वी हैव टू डील विद दिस मेस। तो आई एम ग्लैड फॉर वन थिंग, दैट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड यू नो रेक्टिफाइंग सर्टेन हिस्टोरिकल मिस्टेक्स। अब जाहिर सी बात है, 70 साल की गलतियों को आप एक झटके में नहीं सुधार सकते। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो जो डोगरा कम्युनिटी है, डोगरा कम्युनिटी को थोड़ा खुद भी स्टैंड लेना पड़ेगा। दे विल हैव टू स्टैंड अप फॉर देयर ओन राइट्स। बिकॉज हमारे यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि इफ यू आर अब्दुल्ला, इफ यू आर अ मुफ्ती, इफ यू आर अ हुर्रियत, अगर आप आसिया अंद्राबी हैं, आप ब्लैकमेल करते हैं, आप लोगों को मारते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के असेंबली में जो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने बोस्ट किया, वो टीवी पे आके उन्होंने डींगे मारी है कि हाँ हमने मारा था, हमने इनको भी मारा था, हमने एयरफोर्स वालों को भी मारा था, हमने इनको मारा था, एंड वी हैव मेन स्ट्रीम देम। तो हमारे यहाँ तो सरकारों ने इन लोगों को आप कहे तो इनको बहुत सारे इनाम दिए हैं, जिन लोगों ने हमको मारा है, हमें परेशान किया है। और जिन जिन लोगों ने हमारे लिए जाने दी हैं, जो डोगरा कम्युनिटी है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो बाकी के किसी भी जगह पे हो, हिस्टोरिकली या इवन करेंटली, आपने उनको क्या दिया? आप उनसे बात तक नहीं करते। तो आई एम ग्लैड कि अब ये चीजें शुरू हुई हैं। आई एम श्योर कि अगर डोगरा कम्युनिटी खुद खड़ी होती है, कम्युनिटी इटसेल्फ टेक्स अ स्टैंड, तभी जाकर के ये चीजें थोड़ी रेजोनेट नेशनल लेवल पे हो पाएंगी। अदरवाइज तो आई कैन सपोर्ट द डोगरा कॉज, मेजर गौरव वाला कैन सपोर्ट डोगरा कॉज, बट डोगरास देमसेल्व्स हैव टू सपोर्ट देयर ओन कॉज।
जी। मेजर आर्या, इस पे मैं आपसे पूछूंगी एक स्पेशल स्टेटस, हम स्पेशल हैं मतलब डोगरों से और जम्मू रीजन में। और जब मैं डोगरा कहती हूँ मैं इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेती हूँ जो गुज्जर हैं, जो पहाड़ी हैं, हमारे रामबन, पुंछ, राजौरी साइड के जो हमारे भाई बहन हैं। सेम भाषा बोली जाती है, हल्की सी मतलब डायलेक्ट ही है वो डोगरी के सारे। तो ये जो रीजन है इसको भी उन्होंने कैसे घुमाया। हमको बार बार बोलते गए कि हम स्पेशल हैं, हम स्पेशल हैं, हमारा सब कुछ छिन गया। 150 मैसेकर्स तो जम्मू रीजन में ही हुए, उनकी कोई बात नहीं करता। जो सबसे बड़ा मैसेकर जम्मू कश्मीर में देखा गया वो 1947 का मीरपुर में हुआ। इतनी अबडक्शन हुई, किडनैपिंग हुई, औरतें किशनगंगा नदी में कूद गई ब्रिजेस से, अपने बच्चों को पहले फेंक दिया। सबसे बड़ा मैसेकर हुआ, उसको वो जो कहते हैं फॉरगॉटन एट्रोसिटीज ऑफ मीरपुर, वो फॉरगॉटन ही रहा। उसके बाद जो किश्तवाड़ डोडा वगैरह में हुआ उसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। उसके बाद जितने हमारे यहाँ 120 फोर्ट हैं डोगरा हिस्ट्री से रिलेटेड, वो अभी खंडर हो चुके हैं। मुबारक मंडी का पैलेस कॉम्प्लेक्स है, वो हमसे नहीं संभल रहा, उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं। और ये सबके बावजूद, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो जीरो, उसके बावजूद हमारे दिमाग में घुसा दिया हम स्पेशल हैं, स्पेशल हैं, स्पेशल हैं, हमारा स्पेशल स्टेटस है। पिछले 500 दिन हो गए हैं, आई थिंक 500 डेज हुए हैं एब्रोगेशन के। तो उसमें भी ये बात आ रही है कि नहीं, वो हमारी कुछ जम्मू संभाग में भी, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, कि यहाँ भी इस तरह की फीलिंग है कि हमारा कुछ स्पेशल छिन गया। अब हम खतरे में हैं, अब हमारा इतिहास खतरे में है, हमारा अस्तित्व खतरे में, हमारी आइडेंटिटी खतरे में, जो कि पहले थी नहीं। 500 दिन में खतरे में हो गए, लास्ट 500 डेज से हम खतरे में हैं। तो ये क्या, किसके फायदे में था इस तरह का ये स्पेशल 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 बोलकर? हमें क्या क्या इसका, किसका फायदा था इसके पीछे? मनु जी, दो परिवार हैं डकैतों के, ठीक है, डाकुओं के दो परिवार हैं, एक अब्दुल्ला और एक मुफ्ती। सभी को पता है, लेकिन ये बात ना, जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो बार बार हमें ये बात कहनी चाहिए कि कौन था भारत का होम मिनिस्टर जब टेररिज्म हुआ जम्मू और कश्मीर में, जब आतंकवाद फैला? कौन था भारत का होम मिनिस्टर जब, राइट, पंडितों को मारा गया, वहां से निकाला गया? कौन था? महबूबा मुफ्ती का बाप था, राइट। चीफ मिनिस्टर कौन था? अब ये देखिए ना, ये पूरा एक नैरेटिव वो करा गया है ये स्पेशल स्टेटस का, कि आप लोग स्पेशल हैं। अगर आप किसी भी, मैं कह रहा हूं हमारे जो भी डोगरा भाई बहन सुन रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आपको मिला क्या इससे? ठीक है, आपको मिला क्या? आपका कोई मुख्यमंत्री बन गया, आपका कोई बहुत कोई आला कोई वजीर बन गया, आपका डेवलपमेंट आज की तारीख में, मैं बता रहा हूँ, रोडें ठीक नहीं है जम्मू की। आप, मैं पुंछ राजौरी की बात नहीं कर रहा ना, मैं बिम्बर गली, कृष्ण घाटी, मेंढर, उस एरिया की बात ही नहीं कर रहा, मैं जम्मू सिटी की बात कर रहा हूँ। जम्मू सिटी में रोड बर्बाद है बिल्कुल, राइट। तो ये चीज है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो मेरे डोगरा भाई बहन है, कि आप कह रहे हैं आपका स्पेशल छिन गया, नौकरियां आपके पास कितनी थी? अभी 2 महीने पहले, 2 महीने के अंदर अंदर कश्मीर में, श्रीनगर में यूनिवर्सिटी में 13 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है, 13 और समथिंग लाइक 13, 14, 15 समथिंग लाइक दैट। मनु जी, आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें से एक डोगरा नहीं है, उसमें से एक सिख नहीं है, उसमें से एक ईसाई नहीं है, उसमें से एक पंडित नहीं है। ये आज भी चल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये पहले स्टेटस हमारा ये था, हम स्पेशल था। क्या स्पेशल था? कुछ स्पेशल नहीं था, ठीक है। पर वही चीज है कि जो बच्चा ना चिल्लाता है, माँ उसको पहले खाना खिलाती। वो टेकन डोगरास फॉर ग्रांटेड, लाइक वैभव वाज सेइंग। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ना स्टोरी क्या है टेकिंग फॉर ग्रांटेड की। कल अगर 10,000 डोगरे आ जाते हैं और कहते हैं हमें नेशनल हाईवे ब्लॉक करना है, साला कोई नहीं जाएगा श्रीनगर, ठीक है। आ गए 10,000 डोगरे, आ गए, सड़क के बीच में बैठ गए, नहीं जाने देंगे जी, जाओ, नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा, कहानी खत्म। इनको सांप सूंघ जाएगा दिल्ली में, क्योंकि डोगरों ने हर समय इस देश के लिए सर कटाया है। तो आपने बोला कि यार देखो, आप कुछ भी करो, इनसे सब छीन लो, सब, इनको नौकरियां मत दो, कुछ मत करो, लेकिन जिस दिन आप बोलोगे ना देश खतरे में है, तो डोगरा फिर अपना तलवार लेके आ जाएगा लड़ने के लिए देश के लिए। अच्छा, डोगरों में ये भी है कि हर घर से फौजी निकलता है, वो है ही वहां पे, सब फौजी तो है वहां पे, जितने भी डोगरा हैं सबके सब, जिनका कोई रिश्तेदार सब फौज में है। तो अब इशू ये है ना कि आपने एक पूरी कम्युनिटी को बोल दिया कि देखो ये तो सर कटाएंगे कटाएंगे हिंदुस्तान के लिए, इनका इतिहास ऐसा है, इनका प्रेजेंट ऐसा है और इनका फ्यूचर भी ऐसा होना है। लेकिन जो नाव में छेद करेगा, आप उसको संभालो। आपने अपनी जो स्ट्रेंथ थी, आपने स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करी, आपने स्ट्रेंथ को बोला कि मारो गोली। जो आपकी वीकनेस थी, आपने बोला कि मैं वीकनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। आपको दोनों चीजें करनी चाहिए थी। और
मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी दगा करी है, उनको भी धोखा दिया है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इनके पॉलिटिकल पार्टीज के कार्डर कौन से हैं? वही हिजबुल मुजाहिदीन वाले हैं, राइट? वही ये जमात इस्लामी वाले हैं, जितने भी कार्डर वाले हैं, जो मदरसे चलाते हैं, मस्जिदें चलाते हैं, जमात इस्लामी वाले, ये महबूबा मुफ्ती के लोग हैं सब। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन्होंने, ये जो 13 असिस्टेंट प्रोफेसर थे, ये वो नहीं थे कि आम कश्मीरी मुसलमान को इन्होंने फिट कर दिया। इन्होंने अपनी, अभी भी इनका ये जड़ से नहीं उखड़े हैं। हम सोचते हैं कि गुपकार में एक ताला घर में, इनके अभी भी जो लॉयल लोग हैं वो जम्मू और कश्मीर पुलिस में हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह इनके लॉयल लोग अभी भी। इनको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब तक मैं, ये मेरी शिकायत है, मेरे डोगरे भाई और बहन जितने भी हैं जो सुनते हैं, मेरी उनसे शिकायत है कि भाई और बहनों, जब तक आप में वो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं आएगी ना, तब तक भला नहीं होने वाला। एक पॉलिटिकल अवेयरनेस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोगराज में मिसिंग है। वो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो क्यों हमें ऐसा डिपेंड करना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही जाएगा डोगरा? हमें ऐसा क्यों बोलना पड़ता है कि नहीं वो पीडीपी में ही जाएगा? क्यों जाएगा पीडीपी में? ये आपकी पार्टीज है ही नहीं, ये आपकी पार्टीज है ही नहीं। ये तो एक परिवार का, एक फैमिली का प्राइवेट एंटरप्राइज है। और आपका सरनेम गलत है, आपका मजहब गलत है, आपका ज्योग्राफिकल एरिया गलत है, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आपको खुद पॉलिटिक्स में, डोगरों को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा मनु जी। डोगरों को चुनाव लड़ने पड़ेंगे, अपनी किस्मत अपने हाथ में। द वे टू पावर इज थ्रू पॉलिटिक्स, देयर इज नो अदर वे। चाहे आपको एजिटेशन करना पड़े इसके लिए, चाहे आपको सड़कों पे आना पड़े, डोगरों को अपना, चाहे वो डोगरा मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ही हैज टू ग्रैब दिस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। और मैं तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ 370-35 से हट गया। अब 370-35 के साए में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना डोगरों के साथ, वो अब नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे उखड़ेंगे ये सब लोग जो करते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दिए 12-13, ये सब भी जाएंगे धीरे धीरे। समय लगेगा 4-5 साल, क्योंकि 70-72 साल से जो सड़न है, जो गलन है, जो अंदर करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उसको निकालने में आप 1 साल में नहीं हटा सकते। आपको लग जाएंगे 4-5 साल इसको हटाने में, लेकिन ये हटेगा धीरे धीरे। लेकिन तब तक डोगरों को अवेयर होना पड़ेगा, डोगरों को अपनी पार्टी लॉन्च करनी पड़ेगी, और डोगरों को डोगरा हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डोगरों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो यूनिटी है ना, डोगरा प्राइड के बारे में हम लोग को बात करनी पड़ेगी, डोगरा यूनिटी के बारे में बात करनी। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, कल लोग बोलें कि मेजर ये कह रहा है, लेकिन जिस दिन डोगरों ने कभी परेशान नहीं करा, पता है, देश को, इसलिए फंस गए ये, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कभी परेशान नहीं करा। इन्होंने ये नहीं बोला कि हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी करो। डोगरों ने करा ही नहीं कभी। डोगरों से बोला तुम फौज में चले जाओ, तुम लाइन ऑफ कंट्रोल में अपना सर कटा दो, तुम इधर चले जाओ, तुम देश के लिए ये कर दो, ये कर दो। जी साहब मैं चला जा रहा हूँ। ओ पला सिपहिया डोगरिया गाना है ना पुराना, बस वही है। डोगरों का तो कल डोगरे अगर सड़क पे खड़े हो जाए ना, मैं बता रहा हूँ, 10,000 डोगरे सड़क पे खड़े हो जाए कि बॉस अब तक जो हुआ हुआ अब नहीं होने वाला, फिर देखिएगा दिल्ली से भी लोग आएंगे, श्रीनगर से भी लोग आएंगे, और हाथ जोड़ के सर झुका के बोलेंगे भाई साहब आपको चाहिए क्या? आप अब तक तो गुस्सा नहीं हुआ, आज क्यों गुस्सा हो गए? ये गुस्सा दिखाना भी कभी कभी जरूरी है, वरना लोग पूरी कम्युनिटी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा बोला मेजर आर्या। ये सही बात है कि हम खुद परेशान होते रहे हैं इतने सालों से, हमने किसी और को परेशान नहीं किया, अपनी जी परेशानी झेलते रहे। तो इसमें मैं, इस परेशानी से एक और परेशानी मुझे याद आई। वैभव जी, मैं आपसे पूछूंगी, आप दिल्ली में हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एफर्ट्स लेना शुरू किए हैं, हमारी सरकार ने, बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अक्टूबर 22 को बड़ा अच्छे से मनाने का प्लान किया। उन्होंने काफी सारी चीजें की, पर बहुत अजीब बात है कि वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को भूल गए, जिनको हम सेवियर ऑफ कश्मीर कहते हैं, मकबूल शेरवानी, हु शुड गेट अटेंशन, जो उन्होंने किया। लेकिन बैटल ऑफ उड़ी, उसके पहले बैटल ऑफ गढ़ी, ये सब कौन हीरो था, कौन अकेले चल पड़ा था 100 आदमी के साथ, 6,000 पाकिस्तानी के साथ लड़ने के लिए? उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। प्रोग्राम श्रीनगर में किया, जम्मू में नहीं किया। ये जो दिक्कतें हैं ना, ये कौन इनको इस तरह की पॉलिसी बना रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और डिसाइड करता है नहीं हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बात नहीं करेंगे, पर हम ये करेंगे। हाउ डू वी फाइट दिस? देखिए, जैसा मेजर गौरव आर्य ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और वही एक रास्ता है, वाहिद रास्ता वही है। अगर आपको अपने राइट्स चाहिए तो मैं भी मोर और लेस वही बात कर रहा था कि अनटिल अनलेस डोगरास खुद खड़े होते हैं अपने राइट्स के लिए, नोबडी एल्स इज गोइंग टू गिव यू योर राइट्स। आपको आपका हक कोई और नहीं लाके देगा। दूसरे लोग आप एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, बट डोगरास को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। अब चाहे वो आप 10,000 डोगरे, 20,000 डोगरे जाके हाईवे पे बैठे,
या 10,000 20,000 डोगरे जाके कहीं और बैठ जाए एजिटेशन पे, आपको ही वो तभी चेंज होगा। दूसरी चीज ये देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो जम्मू एंड कश्मीर की वही पुरानी है ना। आपने 370 और 35A तो हटा दिया, बट ब्यूरोक्रेसी वही है, वो उसी सिस्टम से आई है, वो उसी सिस्टम की बेनिफिशियरी है जो कि डिस्क्रिमिनेशन और डोगरा एंड हिंदू हेट्रेड में बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 70 साल से। तो आप उससे कुछ डिफरेंट रिजल्ट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो उसी तरह से बिहेव करेंगे। और जैसा कि बात हुई कि डोगरास को फॉर ग्रांटेड जब एक बार ले ही लिया है, तो फिर दिल्ली में भी बैठे हुए जो बाबू लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से कि वो इवेंट जो है वो श्रीनगर में हो रहा है या जम्मू में हो रहा है या कहाँ हो रहा है। ये मकबूल शेरवानी, बिकॉज देखिए बात ये है कि एक हमारे यहाँ ना दिल्ली में एक अजीब सा मिथ है लोगों के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि मकबूल शेरवानी को सेलिब्रेट करके हम जो हार्ड लाइनर्स हैं हम उनको सही रास्ते पे ले आएंगे, या जो टेररिस्ट हैं उनको सही रास्ते पे ले आएंगे। भाई आपने हजारों टेररिस्ट पकड़े जम्मू एंड कश्मीर में, उनको आपने एजुकेट किया, री एजुकेशन कैंप्स में आपने उनको छोड़ दिया, वापस मेन स्ट्रीम में जाने दिया। आप दुनिया की वाहिद कंट्री है जो कि ये अपॉर्चुनिटी देती है कि चलते एनकाउंटर में अगर कोई टेररिस्ट सरेंडर कर दे तो आप उसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इंसानियत से आतंकवाद की जंग जीतना चाहते हैं। मुबारक हो आपको। तो आप चलते एनकाउंटर से जो है आप टेररिस्ट को सरेंडर ले लेते हैं और आप फिर उसको उससे घर दे देते हैं, 1-2 महीना आप उसकी ब्रीफिंग लेके और उसको ट्रेनिंग देके। तो आप तो ये सब करके क्या टेररिज्म बंद हो गया है? कि आज बच्चे टेररिस्ट, मैं अभी 15 अगस्त को जहां श्रीनगर में था, मैंने वहां की मस्जिद में अपने कानों से खुद सुना है। वहां की मस्जिद बहुत छोटे इलाके में और बहुत ही आइसोलेटेड इलाके में, जहां कोई बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं थी, मैं वहां पे रह रहा था और मैंने वहां पे देखा कि वहां की मस्जिदों में 15 अगस्त को, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन, हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तकरीरें मस्जिद के लाउड स्पीकर से फुल वॉल्यूम पे चल रही थी। क्या वहां पे कोई पुलिस नहीं थी? थी, बिल्कुल थी। क्या वहां पे और फोर्सेस नहीं थी? थी। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जा करके उस मस्जिद में से उस मौलवी को अरेस्ट कर ले, बिकॉज सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, हमारे जो पीस एफर्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। हमारे पीस एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम ऐसे लोग हैं, हमें यही भाषा समझ में आती है और हमें ये भाषा समझ में आती है, ये चीज हमको नहीं पता भले ही, बट जिन्होंने समझाना है उनको पता है, टेररिस्ट को पता है, पाकिस्तान को पता है, बाकी सबको पता है कि हमको जब तक आप इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान टेररिज्म क्यों करता रहा है और पाकिस्तान का टेररिज्म जो कंट्रोल हुआ है पिछले 4-5 साल में वो क्यों हुआ है? बिकॉज इंडिया ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। बिकॉज पिछले 70 साल से तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे ना। मुंबई में हमला हो, जवेरी बाजार में हमला हो, पटियाला हाउस कोर्ट में हमला हो, बैंगलोर में हो, इंडिया का कौन सा शहर है, बड़ा शहर, जहाँ पे हमले नहीं होते थे? पुणे में हो, जर्मन बेकरी में, इंडिया ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं करा। जब इंडिया ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तब पाकिस्तान को समझ में आया कि नहीं, ये चीज एक्सपेंसिव है। उन्होंने एक बार करा, आपने रिस्पॉन्ड करा, फिर उन्होंने दोबारा ट्राई करा कि देखते हैं इस बार क्या करते हैं, तब उन्हें समझ में आ गया। अब ये चीज आपको कश्मीर में भी समझानी पड़ेगी। अगर आप कश्मीर में नहीं समझाएंगे, कश्मीर में आप वही अपोलोजेटिक आपका एटीट्यूड रहेगा कि चलता एनकाउंटर से सरेंडर्स लेंगे, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप पैम्पर करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, इतना आप एक बच्चे को इतना पैम्पर करेंगे कि वो बिगड़ जाए। और एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, आपकी सारी बातें मान रहा है, घर के खर्चे उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप उसको पनिश करेंगे उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, तो अगर फिर नतीजा यही होगा। तो ये जो आप कह रही है ना चेंज, ये चेंज तब होगा जब इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, जब तक ये ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं करती कश्मीर की, तब तक ये चेंज नहीं आने वाला है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पावर दो ही के पास है, या तो पॉलिटिशियंस के पास है या ब्यूरोक्रेट्स के पास है। वो दोनों, भाई पॉलिटिशियंस तो अब रहे नहीं, बिकॉज वो खत्म हो गया मामला पूरा, बचे हैं ब्यूरोक्रेट्स। आपको ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म करना पड़ेगा जेएनके में। आपको ज्यादा एक इंक्लूसिव ब्यूरोक्रेसी वहां पे लानी पड़ेगी, जहां पे डोगरा रिप्रेजेंटेशन भी एम्पल अमाउंट में होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं है तो माफ कीजिए, फिर ये प्रॉब्लम अच्छे चली रहेंगी, और कश्मीर की जो प्रॉब्लम है ये आने वाले 70 साल भी सॉल्व नहीं होगी। सिर्फ 370 हटा देने से कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली, आपको ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म वहां पे करना पड़ेगा। थैंक यू वैभव जी। मेजर आर्या, मेरे पास आपके लिए एक सवाल ये है कि जनरली अमन की आशा, अमन की आशा ये कहते रहते हैं,
और हमारे जैसे लोग जो बॉर्डर तहसील से हैं, मैं एक बॉर्डर तहसील से हूँ, मेरे गांव के आसपास अगर दूसरे गांव में अगर हम जाते हैं तो वहाँ स्कूलों में बंकर हैं, वहाँ लोगों के घरों के कॉम्पाउंड में बंकर हैं। मैं अरनिया की बात कर रही हूँ, मैं बिश्ना तहसील से बिलोंग करती हूँ। तो ये आईबी पे है, ये सबसे बड़ा आईबी टाउन है ये अरनिया। तो ये जो अमन की आशा कहकर हमें चुप कराया जाता है, मैं काफी लेफ्ट लिबरल, मेरे बहुत से दोस्त हैं, मैं ऐसे मेरी कॉलेजेस में पढ़ाई हुई है, तो वो कहते हैं कि नहीं है कुछ आशा की बात है। हम कहते हैं नहीं, अमन की निराशा है, हम देख चुके हैं, हम बॉर्डर वाले लोग हैं, हम झेलते हैं, हम वो मोर्टार शेल्स खाते हैं, हमारे हिंदू त्योहारों पे खासकर शेलिंग होती है, लोग मरते हैं, सिविलियंस मरते हैं। तो हाउ मच कैन वी कंटिन्यू सेइंग अमन की आशा? मतलब जम्मू एंड कश्मीर में तो वी आर एग्जॉस्टेड, एक फटीग है, हम जानते हैं कि कोई आशा की बात नहीं, निराशा ही निराशा है। क्या है, व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड इट? इज विल पाकिस्तान ऑलवेज रिमेन अ प्रॉब्लम फॉर अस? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है, प्रॉब्लम हमारा एटीट्यूड है। ये अमन की आशा तो फ्रॉड है पूरा, एक तो ना ये फ्रॉड है, एक मार्केटिंग का फ्रॉड है। लेकिन मनु जी, असली बात पता है क्या है? असली बात ये है कि आपने कभी कॉस्ट पाकिस्तान को पे नहीं करवाई, पाकिस्तान ने कभी दाम नहीं चुकाया जम्मू और कश्मीर के लोगों को मारने का, पाकिस्तान ने कभी दाम नहीं चुकाया। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, एकदम बहुत छोटी सी बात। अ, जब पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है भारत में, तो मरते हैं फौजी अफसर, फौजी जवान, राइट, आम सिविलियंस। लेकिन जब भारत कार्रवाई करता है, सर्जिकल स्ट्राइक, राइट, तो कौन मरता है? उनके आतंकवादी मरते हैं। तो क्या आप एक भारत के एक फौजी अफसर को या फौजी जवान को आप पाकिस्तान के आतंकवादी के बराबर मानते हैं? फिर आप कहते हैं आपने बदला ले लिया उड़ी का, फिर आप कहते हैं आपने बालाकोट में अटैक करके आपने आपने पुलवामा का बदला ले लिया। नहीं, आपने बदला नहीं लिया है। कर्नल के बदले कर्नल, ब्रिगेडियर के बदले ब्रिगेडियर, जवान के बदले जवान। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों का, अफसरों का खून नहीं बहेगा, तब तक जम्मू और कश्मीर में शांति नहीं होगी। आपने 72 साल देख लिया, 72 साल और देख लीजिए, आप खुशी खुशी देख लीजिए, ये नहीं रुकने वाला। कीमत क्या है जो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी? कीमत, एक तो हमारी दो गलतियां हैं सबसे बड़ी मनु जी। सबसे बड़ी हमारी ये गलती है कि पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं, जैसे कि आपके घर में अगर लॉन है, किसी के घर के आगे गार्डन है, लॉन है, आप लोग घास काटते हैं ना, हम लोग हर हफ्ते घास काटते हैं। घास की कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी घास कटती है। पाकिस्तान के साथ आपको वही करना पड़ेगा। पाकिस्तान गलती करे ना करे, आपको घास काटनी पड़ेगी, तभी जाके आपका गार्डन अच्छा लगेगा। ये घास कटनी चाहिए, और ये घास हर हफ्ते कटनी चाहिए। पाकिस्तानी फौजियों को आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारिए, चाहे उनकी गलती हो चाहे उनकी गलती ना हो। और जब पाकिस्तानी पंजाब में खास तौर से जब लाशें पहुंचेंगी घरों में, जब वहां पे नमाज जनाजा पढ़ेगा लोग, जब वहां पे खलबली होगी, तब जाके जम्मू और कश्मीर में शांति होगी। देखिए, खून बहेगा, और ये मैं कई बार कह चुका हूं मनु जी, खून बहेगा। अब खून वहां बहे कि यहां बहे, ये चॉइस हमारी है। ये हमें सोचना है। ये अमन की आशा, ये सब फ्रॉड, ये लेफ्ट लिबरल लोग कहते हैं अमन की आशा। अरे, आपका जो गांव है, आपकी तहसील है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, वो इस अमन की आशा का दाम दे रही है कि नहीं दे रही? मैं कई बार कह चुका हूं, लोग कहते हैं कि आप इमोशनल हो जाते हैं। मेरे आधे दोस्तों का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा हुआ है। मैं कितना बदनसीब हूं, ये सोचिए, कि मैं जाता हूं नेशनल वॉर मेमोरियल में, कहता हूं यार मैं तो इसको भी जानता था, अरे मेरे साथ ये यहाँ पे था, ये मेरा सीनियर था एकेडमी में। ये क्यों? क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। ये कह के ना गांधी का देश है और इसका नहीं, नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है ऐसा देश। मेरे मेरे हजारों भाइयों का नाम वहां पे लिखा है। पुलिस मेमोरियल में जाइए, आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और जगह। ये सब क्या हो रहा है? ये क्यों हमारे इतने भाइयों के नाम वहां पे लिखे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने इसका दाम नहीं दिया, इसका दाम चुकाया नहीं है। और दाम पाकिस्तानी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के कैंप में आपने बालाकोट में स्ट्राइक कर दी, वो बड़ी बात है नहीं, मैं उसको विक्ट्री नहीं मानता। आपको पता है क्या करना चाहिए? पाकिस्तान अटैक करता है ना, आप एमबीआरएल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो आपके पिनाकाज हैं, एमबीआरएल्स हैं, आप उनको लगाइए, और आप पाकिस्तान के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दीजिए, जितने भी लोग हैं वहां पे। जब तक पाकिस्तानी आर्मी की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचेंगी, आपके अरनिया में शांति नहीं होगी। आप भूल जाइए, जम्मू और कश्मीर में शांति नहीं होगी, हमारे लोग मरते रहेंगे। आपको पाकिस्तानी फौजी मारना, आप ये सोच लीजिए, पाकिस्तानी फौजी घर से निकले, उसको गोली पड़े,
वो इतने खौफ में रहे कि अपनी कैंटोनमेंट से, चाहे कराची में उसकी कैंटोनमेंट हो, गुजरावाला में उसकी कैंटोनमेंट, आपकी लाहौर में हो, उसकी इस्लामाबाद में हो, कहीं पर भी हो, उसके अंदर इतना खौफ होना चाहिए कि अगर मैं कैंटोनमेंट के गेट के बाहर निकला तो मुझे पड़ी गोली। जिस दिन आपने अचीव कर लिया, हिंदुस्तान में शांति हो जाएगी। आपकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म चल रही है ना जो रेड कॉरिडोर में, ये पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। आपको आपको क्या, मैं ऐसी बात आपको बता रहा हूं, ये लोग तो वैसे ही मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल करते रहते हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं मनु जी, आपके इतने लोग बैठे हैं वहां पे, जो यूरोप में बैठे हैं और देशों में, ठीक है, जो भारत के खिलाफ वहां पे काम करते हैं, हमें पता है कौन है वहां पे। बस हम लोग एड्रेस बांटते फिरते हैं कि हमें पता है वो कहां पे रह रहा है, हमें पता है, हमें पता है वो कहां पे रह रहा है। क्या अपने बेटे की शादी का कार्ड देना है उसको कि हमें पता है कहां पे रहना है? तुम्हें पता है कहां पे रह रहा है, निपटा दो उसको यार, खत्म करो उसको। जब आपसे डरेगा हाफिज सईद ना, आप उसको मारने में आप नहीं सक्सेसफुल रहे, माना कि आपने अटेम्प्ट करा, हाफिज सईद नहीं मरा, राइट, लेकिन आपने एक कोशिश करी। हाफिज सईद रात को सोना बंद कर देगा क्योंकि उसको पता है कि ये फिर से कोशिश करेंगे। अभी बड़े आराम से सोता है ना हाफिज सईद, एसी वेसी चला के अपने घर में, लेकिन जिस दिन आपने 2-3 अटैक उसके ऊपर करवा दिए, उसको सांप सूंघ जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा। आपको सब पता है कौन कहां पे रहता है। भेजिए जरा इनको दावत वलीमा का इनविटेशन, जरा एक बार भेजिए ना इनको जरा, तब इनको मजा आएगा कि क्या होता है। थोड़ा सा मसाला वसाला डालिए पाकिस्तान में, तब जम्मू और कश्मीर में तभी शांति होगी जब पाकिस्तानी फौज का खून बहेगा, नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान आर्मी मस्ट ब्लीड फॉर पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। जी मेजर आपने बहुत अच्छा बोला, और स्पेशली कि कौन इसका प्राइस पे कर रहा है, ये आपने बहुत सही बोला। हमारे जवान प्राइस पे कर रहे हैं, हमारे अफसर प्राइस पे कर रहे हैं, और उस तरफ से वो या तो कोई गरीब है जिसको रेडिकलाइज कर दिया है, या कोई मर्सनरी है जो पैसे के लिए मारने के लिए घुस गया है हमारे स्टेट में। और इनफैक्ट क्या होता है कि जब कोई लोग कोई प्लेन लेता है और जम्मू कश्मीर में आता है, वो जम्मू को बाईपास करते हुए श्रीनगर आता है, इसलिए वो जम्मू रीजन में जो हमारे जो वीर हैं, इसको वीर भूमि बोला जाता है, उनके लिए गेट्स बने हुए हैं। बिल्कुल अलग अलग आप जाएं, इस पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आप घूमें तो राजौरी से लेकर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से लेकर कठुआ, सांबा, यहाँ आपको वो बड़े बड़े गेट्स दिखेंगे, किसी का नाम होगा, किसी जवान का। ये हमने प्राइस दी है। और फिर हमें अगर कोई सिखाता है कि नहीं नहीं अमन की आशा पे बात करो, तो फिर वो हम उसके साथ बात करने का भी हमारा दिल नहीं करता, बिकॉज वी आर पेइंग अ प्राइस एवरी डे। बट ये सब के बावजूद, और ये मैं आप दोनों को पूछ रही हूँ लास्ट के कुछ सवाल, इस सब के बावजूद जब हम टीवी स्टूडियोज में जम्मू कश्मीर की डिस्कशन देखते हैं, या जो सेमिनार सर्किट है उसमें देखते हैं, नाम होता है सेशन का जम्मू कश्मीर। एंड हाल में ही वैभव जी ने हमें ट्विटर पे थोड़ा सपोर्ट किया था, बिकॉज एक सेशन था एंड वहां पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, कश्मीरी पंडित भी था, कश्मीरी मुस्लिम भी था, लेकिन जम्मू से कोई नहीं था। तो हमने कहा क्यों नहीं है, तो उन्होंने हमें कर्ट सा रिप्लाई किया कि आपके लिए हम बोल देंगे। बड़ा इंसल्टिंग सा लगता है, आप सब जगह के लोगों की सुनते हैं, पर आप जम्मू वालों को बोलते हैं तुम चुप करके बैठो, तुम्हारी बात हम कर देंगे। आपको खासकर आप दोनों हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा एक्साइटिंग था या खुशी की बात थी कि आप दोनों आर दोस वेरी फ्यू पीपल जो जम्मू कश्मीर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं, उसमें जो अलग अलग परतें हैं उसको समझते हैं, जो स्टेक होल्डर्स के बीच में डायनामिक्स है उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एंड मेजर आर्या, आपने एफर्ट भी लिया है, आपने स्टूडियो में जम्मू की आवाजों को आप अपने शोज में आप लेकर भी आए हैं, मुझे भी आपने बुलाया है, वैभव जी ने भी अपने चैनल पर मुझे बुलाया है। सो आई विल आस्क यू कि क्यों नहीं हम स्टूडियोज तक पहुंचे, क्यों नहीं हमें बुलाया जाता है, क्यों सेशन का नाम होता है जम्मू कश्मीर लेकिन जम्मू से कोई नहीं होता और हमारी बात दूसरे कर रहे होते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? ये मैं आप दोनों से ही सवाल कर रही हूँ। वैभव आप जवाब दें, फिर मैं आपकी बात बोलूंगा। देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि इसका जवाब वही है जो कि हम पहले भी बोल चुके हैं। भाई, आप 20,000 बंदे सड़क पे नहीं बैठे ना, आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोली नहीं चलाई, आप जो है कि जगह जगह बैठ करके दिल्ली की अलग अलग सड़कों पे आप धरने नहीं देते, आपने रिलीजन कार्ड नहीं खेला, आपने आपने ना ही डोगरा मुस्लिम्स ने खेला, ना डोगरा हिंदूज ने खेला। आप दोनों खेल सकते थे, नहीं खेला आपने। तो भाई, आपको आपको क्यों सुना जाएगा? बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। आपको क्यों बुलाया जाएगा मीडिया में? भाई, जब आप स्टेट को ब्लैकमेल करते हैं, जब आप स्टेट को परेशान करते हैं, तब स्टेट आपसे बात करती है। इंडिया कोई इसराइल तो नहीं है। अभी आज शाम को मेरी और मेजर साहब की बात हो रही थी, तो मेजर साहब ने एक बात बोली कि आप इसराइल से हथियार खरीद सकते हो,
भाई गुर्दा तो नहीं खरीद सकते, यू कांट परचेज स्पाइन फ्रॉम इजराइल। तो वही चीज है भाई, आप इजराइल तो नहीं बन गए ना। तो आपको तो भाई, आप मुझे एक चीज, मुझे डोगरा कम्युनिटी से मेरा सवाल है ये, मैं चाहूंगा आप चाहे उसका जवाब दे दे मुझे। पिछले 70 साल में कितने प्रोटेस्ट डोगरा कम्युनिटी ने जम्मू में किए हैं और कितने जम्मू के बाहर किए हैं? मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूं कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए होंगे उसमें 99.9% प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर हुए होंगे, जिनका जम्मू के बाहर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब कश्मीर का जब प्रोटेस्ट होता है, जब कश्मीरी मुसलमान अपना प्रोटेस्ट करता है, तो वो श्रीनगर में भी करता है, अनंतनाग में भी करता है, पैन साउथ कश्मीर करता है, दिल्ली में भी करता है, वो दुनिया में जहां भी रहता है वहां पे खड़ा होकर के वो प्रोटेस्ट कर रहा होता है। तो भाई जो अपने हक के लिए खड़ा है, चाहे वो वाजिब हो चाहे गैर वाजिब हो, चाहे वो सही हो या वो गलत हो, चाहे वो सच पे बेस्ड हो चाहे झूठ पे मबनी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसकी सुनी जाएगी। अगर डोगरा कम्युनिटी खुद नहीं खड़ी है तो क्यों उसको क्यों कोई बुलाएगा? अगर आप नहीं निकलते, अगर आप दिल्ली में, आप आज किसान आए हुए, एक हाईवे उन्होंने जाम किया, बगल में एक हाईवे आप जाम कर दें। आज प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे खड़े होकर के देश से बात करी है। आप 1-1.5 महीने के लिए आप जाम कर दें, प्रधानमंत्री खड़े होकर के आपसे भी 1 घंटा 1.5 घंटा बात कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको फिर दिल्ली में आकर के यहाँ हाईवे जाम करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है डोगरास को ना सुने जाने का, और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि डोगरास को जब साइड लाइन किया गया तो उसके बाद से डोगरास ने अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने वो नॉर्मलाइजेशन हो गया। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ अनथिंकेबल, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ अनथिंकेबल हो गया भाई। जो चीज हो ही नहीं सकती, इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, वो भी चीज आज की डेट में हर एवरी डोगरा इज ओके विद इट। डोगरास कंप्लेन करेंगे, बट हाउ मेनी ऑफ देम आर विलिंग टू कम एंड सिट ऑन द रोड्स इन दिल्ली? आप बता दें मुझे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आई थिंक लास्ट एजिटेशन अगर हुई होगी जब डोगरे दिल्ली आए थे, वो डोगरी भाषा के लिए हुई थी, 2003 में हुई थी। तब हमें जाके हम डोगरी भाषा जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, उसके बाद कुछ नहीं मनुज, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। भाषा के लिए आप आए, भाषा के लिए आप बैठे, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द डोगरी लैंग्वेज एंड डोगरा पीपल। लेकिन अगर आप भाषा के लिए आके बैठ सकते हैं तो आप अपने हक के लिए क्यों नहीं आते? आप अपने पॉलिटिकल स्टेक के लिए, ब्यूरोक्रेटिक स्टेक के लिए, आप बाकी आपके जो हक हैं, आप उनके लिए कभी क्यों नहीं आए? आप आकर के बैठे तो सही यहाँ पे। मैं देखता हूँ गवर्नमेंट कैसे नहीं सुनती आपकी बात। आप 25-50 हजार करके, लेकिन आप आए तो सही। आप आएंगे ही नहीं। आप, nobody is going to serve you anything on the platter। और एक और जी, मैं मनोज जी एक और चीज कहना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी प्लीज। अभी क्या NH44 है ना, उसको वो पहले हाईवे 1 अल्फा हुआ करता था वो, आई थिंक ना, कुछ NH44 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। ये देखिए, जो भी सामान जाता है, जो भी रसद सामग्री जाती है, सब जम्मू से जाता है, सब जम्मू से जाता है। जम्मू लाइफलाइन है, और जम्मू वालों को यही नहीं पता कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और जियो स्ट्रेटेजिकली कितने इंपॉर्टेंट है। ये समझना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि किसी को दिक्कत हो। अब देखिए, फार्मर का एजिटेशन हो रहा है, हम लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे। अगर मुझे अपने फादर को अस्पताल ले जाना है तो मुझे घूम के 1.5 घंटा जाना पड़ता है, जो कि 20-30 मिनट का रास्ता है, राइट। लेकिन कोई भी ऐसा कर सकता है। आपने इन लोगों ने बिना वो कागज पढ़े शाहीन बाग रोक दिया आपने 100 दिन के लिए। हम तो फिर फंस गए, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था, तो हम फंस गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक बात देखी है इंडिया में, जो बहुत गलत है, लेकिन यही सच्चाई है। जब तक आप कष्ट नहीं देंगे, कोई आपको सुनेगा नहीं। डोगरों ने कभी कष्ट नहीं दिया कभी किसी को, डोगरों ने कभी परेशान नहीं करा किसी को। डोगरों ने बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलो, जिसको कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस ऑफ योर सिचुएशन, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला ठीक है। बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली भी मत आइए ना, दिल्ली भी मत आइए। आप ये बोले कि ये यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी जमीन है ना, दिस इज पार्ट ऑफ द डोगरा एम्पायर। हम लोग बात करते हैं हीरोज की, अभी एक डोगरा हीरो है जो लड़ रहा है वहां पे ना, ईस्ट लद्दाख में, राइट। अपना जैमी कर्नल रणवीर सिंह जमवाल लड़ रहा है वहां पे, रणवीर, है ना। तो मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, बट दीज आर हीरोज। तो ये डोगरा की फितरत ही यही है। मैं बता रहा हूँ, डोगरा कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा, लेकिन जहां आपने बोला कि भारत माँ को खतरा है, तो 1000 रणवीर सिंह जमवाल पहुंच जाएंगे बॉर्डर में लड़ने के लिए इंडिया के लिए।
तो आप लड़ने के लिए पहुंचे बॉर्डर पे, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कभी ना कभी ये भी जरूरी है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ाएं। सिर्फ फर्ज, डोगरों का ये प्रॉब्लम है ना, ये ड्यूटी 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 दिमाग में ऐसा डाल रखा है बिल्कुल सबके, ऐसे कि पुर्जे रमा हो रखे हैं सबके कि ना ये हमारा फर्ज है, ये मुल्क है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा देश है। लेकिन कभी कभी आपको ना हक के लिए भी लड़ना पड़ता है अपने लिए। ये थोड़ा आप सिखाइए डोगरा भाई बहन जो है उनको ना, थोड़ा सा बताइए कि अपने हक के लिए भी लड़ो। फर्ज भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हक के लिए भी लड़ो, वरना लोग 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 बेच के खा जाएंगे बिल्कुल। इसीलिए आई थिंक आज आप दोनों से बात करने में मुझे ऑलरेडी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि इट इज सो अमेजिंग दिस सेशन, क्योंकि अगर जो कोई बाहर से देख रहा होता है ना हमारी सिचुएशन और वो हमें बताए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो हम कुछ सालों से कर रहे हैं कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। आपकी बात बहुत सही है कि अगर भारत माता के ऊपर होता है तो हम जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं, हमें उसके बाद कोई पूछे ना पूछे। और एक जो विक्टिमहुड की लड़ाई है हमारे स्टेट में कि कौन ज्यादा बेचारा है, स्टेक होल्डर्स के बीच में भी कौन ज्यादा बेचारा है, उसमें शायद हम सबसे कम बेचारे हैं। बहुत सैक्रिफाइसेस दिए हैं लेकिन हम सबसे कम बेचारे हैं और अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं। अब कुछ आवाजें आ रही हैं, स्टेटहुड की आवाज आ रही है कि अब हमें सेपरेट स्टेटहुड चाहिए, लद्दाखियों ने लड़के दे लिया तो अब डोगरों को क्यों नहीं, हमें अलग करो, हम इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहते। उसमें भी फिर कुछ लोग बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग, मैंने खुद सुना हुआ है अपने घरों में कि नहीं नहीं फिर पता नहीं क्या होगा, फिर इंडिया के लिए शायद नुकसानदेह हो तो हम लोग सह लेते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जो एक स्टेटहुड की बात है, ये मेरे आखिरी 2 सवाल हैं, तो ये क्या कहेंगे जो इस स्टेटहुड की डिमांड अब बढ़ रही है दोनों के लिए? वैभव, प्लीज सर, यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन सर। अच्छा ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको एक डोगरास को एक बात बतानी पड़ेगी, बात सिर्फ स्टेट की नहीं है। एक डोगरा साम्राज्य हुआ करता था, इट वॉज द डोगरा एम्पायर। ठीक है, पहले हम लोग ये चीज क्लियर कर लें कि डोगरा एम्पायर नाम की चीज थी। ये जितना भी लोग गुरूर करते हैं ना, ये ठीक है कि यहाँ पे राजमा अच्छा होता है, यहाँ पे सेब अच्छा होता है, यहाँ पे सैफरन बड़ा अच्छा होता है, यहाँ पे तिब्बत, ये सब बनाया किसने? डोगरों ने बनाया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एम्पायर। आज की तारीख में मैं तो कह रहा हूं कि यू डोंट नीड कश्मीर। आप यही बात कर रही है ना कि जे और के को अलग करिए, यही तो बात कर रहे हैं। एक आपका देखिए, तभी आपकी डेवलपमेंट होगी। मैं तो बहुत पहले से बात कह रहा हूँ, लद्दाख को अलग करो, कश्मीर को अलग करो, जम्मू को अलग करो। नहीं करना JNK, व्हाट JNK, इट शुड बी जम्मू डिफरेंट। जम्मू एक अलग स्टेट हो, ठीक है, अपना उसका यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो। जब चीफ मिनिस्टर होगा तो डोगरा होगा, जब वो डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा फिर आप उससे 10 सवाल पूछेंगे। वरना आप एक बात बताइए ना, ये सब बातें छोड़ दीजिए मनोज जी, मैं शॉर्ट करके इस चीज को खत्म करता हूं। कितनी बार आके, कब लास्ट टाइम था कि महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला, आपकी तो विंटर कैपिटल और समर कैपिटल का मामला है तो ऊपर नीचे जाते हैं, ये पिछली बार कब गए थे किश्तवाड़? ये कब पिछली बार कब गए थे पुंछ राजौरी? ये गए थे कभी? ये कभी झंडा वंडा उठाने के लिए ये सब करके करके ये देना उनको, दे डोंट केयर। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, इनको पता भी नहीं होगा कि डोडा किश्तवाड़ है किधर। मैं तो कह रहा हूं पुंछ से लेकर आप बिल्कुल सुंदरबनी तक नीचे आ जाइए, बिल्कुल ऊपर एक लेवल पे पुंछ है, पुंछ से बिल्कुल आप नीचे सुंदरबनी पे आ जाइए, फिर आप जम्मू शहर में घुस जाइए। ये पिछली बार कब बाय रोड गए थे? ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे क्योंकि डोगरों ने कभी कुछ मांगा ही नहीं है। आप देखिए, जब तक आप कुछ मांगेंगे नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। डोगरों ने कभी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बोला ठीक है जी, एक बार लैंग्वेज के लिए चले गए आप, ठीक है, कहानी खत्म हो गई। आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए जाना है और आपका एक अलग स्टेट, जम्मू स्टेट बनना चाहिए, फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा होना चाहिए, राइट? और मैं बता रहा हूं उसके अंदर इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं आपके, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स इन इंडिया, राइट? फिर कोई दूसरा आके ना, परिवार वाला, 2 परिवार वाले आपके ना चोरियां नहीं करेंगे यहाँ पे कि डोगरों की जेब काट दी। ये जब तक डोगरे नहीं खड़े होंगे अपने लिए, और जिस दिन खड़े हो गए ना, इन सबको अपनी औकात नप जाएगी इनकी 1 मिनट के अंदर। जी, आपने सही कहा मेजर आर्या, बिकॉज जो आप कह रहे हैं कि हमारे सामने सामने जो एक सोल है डोगरा हिस्ट्री की, मुबारक जी मंडी में जी वापस बोल रही हूँ, बड़ा वो दुखती हुई रग है मेरी, उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उसको उन्होंने रेज कर दिया, हम सिर्फ बोलते रह गए कि अरे ये कर दिया, ये कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो आपने ये 2 परिवारों की बात की, ये कब आते हैं राजौरी और पुंछ? जब इनको कम्युनल कार्ड जो खेलना होता है ना, तब इनको राजौरी पुंछ याद आता है, तब ये ग्रेटर कश्मीर का प्लान बोलते हैं, तब ये बोलते हैं देखो भाई हम उम्मा को बिलोंग करते हैं, हम मुस्लिम मुस्लिम हैं।
लेकिन ये किस तरह से गुज्जरों को ट्रीट करते हैं, कितनी रेसिज्म है इनकी बिल्कुल टुवर्ड्स द बिल्कुल। गुज्जर्स एंड द पहाड़ीज, ये फैक्ट है। यस पर यस ग्रेटर कश्मीर यस। का प्लान इनके कम्युनल इसको सूट करता है तो उसकी बात करते हैं, जबकि डोगरास आई वुड से कि हमारे जैसा सेक्युलर कोई रहा ही नहीं। 101 साल हिंदू राज, नो कन्वर्जन, नो डेमोग्राफिक चेंज, कुछ हुआ नहीं, तो हम सब कुछ चुपचाप सहते जा रहे हैं। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 सवाल, मैं पता नहीं कितनी देर से कह रही हूँ आखिरी 2 सवाल, बट एक्चुअली आखिरी 2 सवाल जो मेरे हैं, पहली बात ये कि अगर आप डोगरा होते एंड आप क्या करते? आपने काफी चीजें कही, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की, आपने तो खुलकर स्टेटहुड की बात कर दी, जो अब हमारा यूथ काफी कह रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं। तो इफ यू वर अ डोगरा एंड दिस गोज टू बोथ ऑफ यू, तब आप क्या करते? एंड उसके जो पार्ट 2 है, चलिए मैं दोनों एक साथ पूछ लेती हूँ ताकि सही में आखिरी हो जाए ये सवाल। पहले तो आप डोगरा होते तो क्या करते, अभी आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते? हमारी सही बात है, कॉलोनियल हैंगओवर जैसे हो गया था जब ब्रिटिशर्स चले गए, उसके बाद भी कॉलोनियल हैंगओवर चल रहा है। हम अभी भी गुपकरियों के तलवे चाट रहे हैं, अभी भी एनसी, पीडीपी, इन तरह की पार्टीज में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं जेएनके के लिए। तो आप क्या करते हैं? और सेकेंडली, आपने हमसे बात क्यों की? आप दोनों जम्मू की बात करते हैं, आप दोनों डोगरों से बात करते हैं, आपको क्यों लगा कि नहीं इनकी बात करनी चाहिए? क्यों इनको स्टूडियो में बुलाना चाहिए? क्यों अपने चैनल पर इनकी बात भी सुननी चाहिए, इनकी वॉइस को एम्पलीफाई करना चाहिए? ये मेरे 2 सवाल हैं। क्या करते और आपने हमसे फाइनली बात क्यों की? वैभव, आप आंसर करेंगे, मैं करूं, आप करेंगे? आप कर लीजिए सर। देखिए मनु जी, मैं तो अपने आप को ऑनररी डोगरा मानता ही हूँ, ठीक है, चाहे मैं डोगरा हूँ ना हूँ, मैं तो मानता हूँ अपने आप को। तो पहली बात तो ये, मैं ऑनररी डोगरा हूँ। मेरे मेरे हैं बड़े सारे दोस्त ना जम्मू में, मेरे दुनिया भर के दोस्त भरे हुए हैं जम्मू में, मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं जम्मू में। दूसरी चीज, मैं होता तो सबसे पहले ना एक बहुत बड़ा आंदोलन करता, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता जम्मू में और एक बहुत बड़ा आंदोलन करता, और मैं सबकी नाक में दम कर देता, पूरी तरीके से सबकी नाक में दम कर देता। मैं इतना हल्ला करता कि जम्मू से गूंज जाती दिल्ली, और उनको पता लगता कि ये जो कौम है ना, डोगरा कौम, ये जिंदा कौम है। आप इसको ना ग्रांटेड नहीं ले सकते, ये जिंदा कौम है, ये लड़ेगी। पहला काम ये करता। दूसरी चीज, आपने बोला कि स्टूडियो में क्यों बुलाया? स्टूडियो में ये बुलाया ना कि मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग रही कि ये जो आप लोगों के मन में फीलिंग है ना डोगरों के, मेरे भी मन में फीलिंग है यार, कि आपने जो लोगों ने पूरा ये साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसके पीछे ये लड़ाई हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, गोलियां चल रही हैं, ये कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर तुम्हारा, ये है किसका? ये भाई जिसका है, जिसने अपने सर कटा के पूरा ये बनाया, उसको तो तुमने बोल दिया कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। और बाकी यहाँ पे आके जितने भी सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट्स हैं, आपने उनको टीवी पे बैठा दिया, 9 बजे बकवास करते हैं रात को। अब वो लोग, उन्होंने अब बकवास थोड़ी सी कम हो गई जब से 370 हटा है ना, तब थोड़ा सा उनका भी थोड़ा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है कि डोगरास को रिप्रेजेंटेशन मिले। डोगरास के यूट्यूब चैनल्स आप बनवाइए सॉलिड, जिनमें डोगरा इशू के बारे में बात करिए आप। मैं खुद आज कहना चाहता हूं, और वैभव मेरा छोटा भाई है तो मेरी बात बेचारा टाल नहीं पाता। मैं क्योंकि उम्र में 15 साल 20 साल बड़ा हूं वैभव से, तो मैं गुंडागर्दी कर देता हूं वैभव के साथ। मैं और वैभव दोनों आएंगे जम्मू, आप लोग फंक्शन करिए, आप सिर्फ हमें एक मैसेज कर दीजिए कि आप जम्मू पहुंच जाइए, आपको कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं, हम खुद के इंतजाम से हम जम्मू पहुंच जाएंगे। और लोगों को लाइए सड़क पे, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को लाइए, वी आर विथ यू। आज मैं और वैभव दोनों, मैं वैभव की तरफ से भी कमिटमेंट करता हूं, बोथ ऑफ अस विल कम टू जम्मू एंड वी विल फाइट विद आवर डोगरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप एक बार बुला के देखिए ना, मैं कह रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार बुला के देखिए कि आप आइए जम्मू में, वी विल कम टू जम्मू, और हम लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे वहां पे, वी विल कम देयर। वैभव, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा, अगर इफ आई वाज अ डोगरा, तो मैं किसी पीडीपी या एनसी वाले को तो पहली बात मैं कदम नहीं रखने देता डोगरा टेरिटरी में। एटलीस्ट इतना तो कम से कम करना बनता है हमारा। और दूसरी चीज कि आप डोगरा कॉज मेरा कॉज या मेजर गौरव का कॉज नहीं है। डोगरा कॉज हर एक इंडियन का कॉज होना चाहिए। और मैंने चाहे वो हमारे चैनल की बात हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि जो भी बंदा इंडिया के लिए खड़ा है, जिसने इंडिया की आवाज उठाई है, जो कि इंडिया की बात करता है, आप उसको अबैंडन कैसे कर सकते हो? एंड मतलब ये बहुत दुख होता था हमको देख करके, एंड मेजर गौरव आर्या विल एग्री विद दिस, कि जो लोग आपको दिन रात गालियां देते हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं, जो कहते हैं कि भारत के तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, आप उनको जो है कि आप वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो, आप उनकी जी हुजूरी में लगे होते हो।
और जो बंदा आपके लिए जान दे रहा है, आप उससे बात करना छोड़ा, आप उसकी बात करना तक आपको मंजूर नहीं है। सो वी थॉट कि हमको बात करनी चाहिए डोगरा कॉज की, एंड डोगरा कॉज इज नॉट माई कॉज और मेजर गौरव आर्या's cause or anybody's cause. It is India's cause, and Yes, absolutely. we need to stand up for the Dogras, but before that Dogras need to stand up themselves. और जो मेजर साहब ने जैसे कहा कि भाई आप खड़े हो ना, आप खड़े हो, आप हमको बुलाएं, हम खुद आकर के खड़े होंगे आपके लिए, लेकिन पहले आप तो खड़े हो, हम हमेशा तैयार है। सो दो चीजें तो सबसे पहले डोगरा कम्युनिटी को, और जो मैंने पहला पॉइंट कहा कि इन एनसी और पीडीपी वालों को तो आप, मुझे नहीं समझ आता आप उसको टॉलरेट कैसे करते हैं अपनी टेरिटरी पे। आई मीन हु टॉलरेट्स सच पीपल? नोबडी शुड टॉलरेट। थैंक यू, दोनों को मैं थैंक यू बोलूंगी। इतनी इम्पोर्टेंट चीजें आज आपने कही और हमें भी सोचने के लिए मजबूर किया, जो हम सोचना शुरू कर दिया है हमने। आई हैव टू से दिस फॉर माय कम्युनिटी, आई थिंक, और आज हमको और जोश मिलेगा। और आपका जो पर्सपेक्टिव है, इट इज अ वेकअप कॉल। आज आपको वर्चुअली हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आई एम श्योर हम जल्दी आपको जम्मू भी बुलाएंगे। आपको बहुत वाजवान खाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अब आप कलाड़ी, कुलचा, राजमा और अंबल खाने वाले आप बने, और आप हैं, ऑलरेडी हैं, ऑनररी डोगरा हैं। और शुरू में हमारी बात हो रही थी कि डोगरा बड़े इमोशनल होते हैं, तो हम बड़े लॉयल होते हैं। वी फील कि हमें भी सामने से ईमानदारी मिली है और इस तरह का सपोर्ट मिला है। वी विल ऑलवेज रिमेम्बर एंड वी आर ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। आई हैव लैक ऑफ वर्ड्स, बट थैंक यू। आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे, और जम्मू तो बुलाएंगे ही, मैं पर्सनली बुलाऊंगी आपको, अरनिया भी ले जाऊंगी, अपनी डिस्ट्रिक्ट भी ले जाऊंगी, और बाकी भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू की, वहां हम ले जाएंगे आपको। आप हमारे मेहमान होंगे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेहमान। सो थैंक यू मेजर गौरव आर्या, एंड थैंक यू वैभव जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत एक इज्जत नवाजी हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर। थैंक यू वेरी मच। Thank you.